नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुआ उपद्रव, हिंसा, इस मुद्दे पर आज सदन के 7वें दिन खासी गहमागहमी रही। पिछले दिनों प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने सदन के सामने विस्तृत ब्यौरा रखा, तो साथ ही हिंसा की न्यायिक जांच कराने का फैसला भी सरकार ने किया। उधर बीजेपी विधायक संतोष सारवान ने खुफिया तंत्र की नाकामी की बात कही। बतौर सारवान, प्रदेश में लगभग 3 महीने पहले से हिंसा की तैयारियां होती रहीं, लेकिन खुफिया तंत्र इसकी खबर नहीं दे पाया या नहीं ले पाया। उधर हजका सुप्रीमो ने हिंसा के दौरान झज्जर में गैंगरेप होने की बात कही। बतौर कुलदीप बिश्नोई, खुद पीड़ित परिवार ने उनको इसकी जानकारी दी, लेकिन वो उसका खुलासा नहीं करेंगे, पीड़ित परिवार की पहचान नहीं बताएंगे। बिश्नोई के बयान को नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने महज मीडिया में सुर्खियां बटोरने का स्टंट बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंसक आंदोलन की न्यायिक जांच से समाधान निकलेगा, क्योंकि न्यायिक जांच की मांग लगातार न सिर्फ अन्य लोगों की तरफ से थी, सत्ताधारी दल से जुड़े, बल्कि विपक्ष भी इसकी बात बार बार कर रहा था। और दूसरा यह कि क्या वाकई यहां पर सबसे अहम मसला कि खुफिया तंत्र फेल हुआ, सरकार को जानकारी मिल नहीं पाई और उपद्रव की तैयारी 3 महीने से चल रही थी। बड़ी बहस में आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हिंसक आंदोलन की न्यायिक जांच, जिसका भरोसा सरकार ने दिया, जो स्वीकार किया है सरकार ने, उससे समाधान निकलेगा? दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसकी मांग लगातार हो रही थी। सिटिंग जज से जांच कराने की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने न्यायिक जांच के लिए सहमति दी है और आज सदन के 7वें दिन में कार्यवाही के दौर में विस्तृत ब्यौरा रखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया। दूसरा सवाल यह है जो कि खुद बीजेपी विधायक उठा रहे हैं और तमाम अन्य लोगों के जरिए भी सामने आया था कि बड़ी लापरवाही हुई और जो तैयारी थी इस पूरे आंदोलन के पीछे उपद्रव मचाने की, वो कई दिनों से, पिछले कई महीनों से चल रही थी। और खुद बीजेपी विधायक सारवान ने कहा कि लगभग 3 महीने पहले से तैयारी चल रही थी। तो क्या यह सीधे तौर पर फेल्योर नहीं है? सरकार को अगर हम अलग करें, खुफिया तंत्र यहां पर क्या फेल हो गया या जानकारी होते हुए भी सरकार को अवगत कराया नहीं गया? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन ये सबसे अहम हो सकता है कि अगर इसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर बात सामने आती है। तो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर सरकार न्यायिक जांच कराएगी। सीएम ने क्या कहा, सुनिए। मैं कहता हूँ ये सब कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप इन चीज़ों को फेंक देती हैं बिना किसी अनुमान के, बिना किसी हिसाब किताब के, और ये सब सरासर गलत है। उनका तरीका क्या है इस नुकसान को लगाने का मैं नहीं जानता, लेकिन हमने जो अभी तक जितने क्लेमेंट आए हैं, जितने लोगों ने अपना अपना क्लेम दायर किया है, उसका सारे का और सरकारी विभाग की जो नुकसान हुए वो भी सब मिलाकर और रेलवे का भी जोड़ करके ये लगभग 800-850 करोड़ जाएगा। अभी जो भी कमेटी हमारी एक पहले बनी है, अब न्यायिक जांच भी होगी और जिस प्रकार की सबूत सामने आएंगे उन सबको, जिन जिन के खिलाफ कोई बात आएगी उन सब के ऊपर कार्रवाई की। चलिए, तो सरकार यहां पर तैयार है न्यायिक जांच के लिए, लेकिन उधर मुलाना से बीजेपी विधायक संतोष सारवान ने विधानसभा में दिए गए एक बयान से जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा फिर से उनका गरमाया। और संतोष सारवान ने दरअसल कहा कि सरकार के पास सूचना नहीं पहुंची, सूचना तंत्र जो सरकार का है उस पर उन्होंने खुद सवाल खड़े किए। सुनिए संतोष सारवान ने सदन में क्या कहा। ऐसा है, इतना सब कुछ अचानक नहीं हो सकता, इतना सुनियोजित ढंग से अचानक नहीं हो सकता। सब जगह एक जैसे हालातों ने और एक जैसा ही वातावरण बनाना, उनका जो मॉडस ऑफ पेंटिंग था वो बिल्कुल एक जैसा था। एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने हमें बताया है कि एम्बुलेंस में ड्रम भर भर के डीजल के और पेट्रोल के रखे गए, और जो दवाई छिड़कने वाली मशीन होती है जिससे पंप से दवाई छिड़की जाती है खेतों में, उस पंप से लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में डीजल और पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। ये सब चीजें इतने खुफिया तरीके से इन्होंने रखी कि समय पे एकदम जरूरत के मुताबिक निकाल दी गई। लेकिन 3 महीने का वक्त था, इसमें से कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई सरकार को। ऐसा मैं इसमें ये भी समझती हूँ कि बहुत सारे अधिकारी भी जो इनके पुराने वफादार हैं वो भी सारे सिस्टम में शामिल। जी हां, तो अपने आप में बड़ी टिप्पणी है, लेकिन सारवान के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ गोलमोल जवाब देते नजर आए। तो वहीं रामविलास शर्मा ने माना कि सूचना मिलने में वाकई देरी हुई है। सरकार लगातार इस हाउस में बताया गया है उस पर काम कर रही थी,
जो आंदोलनकर्ता थे उन आंदोलन की मांग को माना गया था। आंदोलन को जो आंदोलनकर्ता थे, खापे थी, जो संगठन थे इसमें लगे हुए, उनको दरकिनार करके छद्म रूप से कांग्रेस ने आंदोलन अपने हाथ में लिया और केवल आंदोलन वहीं खड़ा हुआ जो कांग्रेस का भौगोलिक क्षेत्र है विधानसभा की दृष्टि से, और कांग्रेस ने ही उसको गति दी। कांग्रेस के लोगों के आरडीओ पकड़े गए हैं। ये पूरा का पूरा प्रदेश को अस्थिर करने का कांग्रेस पार्टी का खेल था। नहीं, देखिए एक बात तो है ना जी कि उसमें कहीं न कहीं तो सूचना जो पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ये तो बात सरकार लगातार इस हाउस में बताया। इधर हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने भी झज्जर में गैंगरेप को लेकर फिर से बयान दिया। इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए उनके ऊपर भी, और अगर ऐसा हुआ है तो उस तमाम घटनाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। के अंदर जब ये आरक्षण का माहौल हुआ तो जब लूटमार हुई, जब लूटमार आगजनी हुई, उस दौरान कुछ खराब तत्व जो घर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और एक माँ को और उसकी बेटी को ऊपर छत पर ले गए। एक कमरे के अंदर दोनों माँ बेटियों के साथ चार लोगों ने मुझे नंबर भी बताए इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है सामूहिक। देखिए, मैं तो एक हरियाणवी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जो मुझे परिवार के लोगों ने जो हादसा हुआ मैंने बताया, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे लड़की के चाचा ने मुझे कहा कि हमारी बेटी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, हम इसकी महीने 2 महीने में शादी कर देंगे, तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उधर अभय चौटाला ने भी सरकार पर कई कटाक्ष किए। साथ ही झज्जर में गैंगरेप का मसला जो कि कुलदीप बिश्नोई पर ने उठाया था, उसको लेकर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। कहा कि महज सिर्फ और सिर्फ वो कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। कमेटी की मांग करी और मैंने तो इस मामले को फिर उठाया दोबारा सदन में कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेंबर अगर इस तरह की बात करता है और दूसरा मंत्री ये कहता है कि ये नहीं हुआ, तो फिर सदन में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी बना देनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से कुलदीप बिश्नोई अब वॉकआउट कर रहे हैं, इस बात पे पीछे हट रहे हैं कि वो जिन सदस्यों ने मुझे बताया वो इसलिए इस बात को सबके सामने नहीं लेना चाहते कि उनकी बेटी शादी के लायक है और शादी करनी है बच्चे की, तो इस तरह से सदन के किसी भी सदस्य को सदन में बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि ये मंदिर है, इस मंदिर में जो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो सबसे बड़ा पाप का भागीदार होता है। अब आप ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछें कि मुख्यमंत्री जी के पार्टी के लोगों ने और अखबार में किन लोगों ने ये बात कही कि 35,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर दिया गया। वो भी इसलिए छुपवाई गई होगी जरूर, जब आज सफाई दे रहे हैं तो उस वक्त इसलिए छुपाई गई होगी कि केवल एक समुदाय को बदनाम करने के लिए इस तरह की खबर भी लगा दो जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़े। जी, तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और जैसा सुना आपने, यहां पर कहा जा रहा है इनेलो की तरफ से कि मंदिर में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है, लेकिन पाप क्यों किया जा रहा है और कैसे इस पर लगातार राजनीति जारी है। इन तमाम मसलों में हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज का दिन जाट आरक्षण आंदोलन, उस उपद्रव को लेकर सबसे ज्यादा खास रहा सदन के नजरिए से, क्योंकि वहां पर सबने अपनी बात रखी और खुद मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी भी दी। तमाम चीजों को उन्होंने टटोलते हुए कहा कि दरअसल कौन इसके पीछे था, क्या कुछ हो रहा और कैसे इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ चर्चा में तमाम मेहमान शामिल हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। राजीव जेटली हमारे साथ, नेता बीजेपी के दिल्ली में स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। रोहताश हुड्डा जाट नेता हमारे साथ हैं, रोहताश जी आपका बहुत स्वागत है। और चंडीगढ़ से हमारे साथ रंजीता मेहता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। प्रवीण अत्री हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। और वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है सर कादियान साहब आपका भी। सबसे पहले रंजीता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग तो सदन के अंदर नहीं बाहर ही लगातार विरोध कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, और ये आपकी वाकई अपने आप में कह सकते हैं कि सक्षमता ही है कि आप संख्या कम होने के बावजूद भी दबाव बनाने में कामयाब हैं बाहर से ही बैठकर। लेकिन जो जांच की बात बार बार हो रही थी कि आरक्षण के दौर में, उस आंदोलन के दौर में जो कुछ उपद्रव हुआ, उस उपद्रव की न्यायिक जांच कराई जाए, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, बार बार आप लोगों के जरिए निकल कर आया, बाकी अन्य दलों ने भी उठाया। आज सरकार ने कहा है कि हां न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच करा रहे हैं, कराएंगे। ये अपने आप में अहम भी है और इससे उम्मीद बढ़ती है कि हां जो कुछ हुआ, जो भी दोषी है उसके बारे में साफ होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए अतुल, वो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए।
अगर कांग्रेस के बार बार आग्रह करने से इन्होंने न्यायिक जांच को स्वीकार किया है करवाने के लिए, तो इसके लिए बीजेपी पार्टी जो है वो बधाई की पात्र है। शुक्र है उन्होंने किसी एक अच्छी सलाह को माना तो सही, क्योंकि कांग्रेस सरकार को बाहर रखने का विधानसभा से इनकी एक ही मंशा थी कि जो इनके खुद के मंत्री हैं और इनके खुद के लोग हैं, उनके जो बयानबाजियां थी, चाहे वो राजकुमार सैनी हैं, चाहे वो कापड़ीवास हैं, चाहे वो इनेलो पार्टी के हैं, जितने भी लोग हैं जिनके बयान और ऑडियोज आई थी, उसका खुलासा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ना करे, उसको लेकर जवाब सवाल ना करे, उसको लेकर उनकी पोल ना खोले, इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत उनको बाहर रखा गया। जो उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने कापियां फाड़ी, उनको इसलिए निलंबित किया गया है, उसमें भी कोरा झूठ दिखाया गया कि क्योंकि जब गवर्नर साहब का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान चुपचाप कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वो उठकर बाहर चले गए थे सदन से, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि हंगामा जो है वो इनेलो पार्टी वाले कर रहे थे। उसके बावजूद जो था इनेलो पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव दिया गया और कांग्रेस पार्टी जो कि सदन 2 घंटे खत्म होने के बाद जब दोबारा वापस आई, उनको वहां पर आने के बाद जब अपनी पत्रिका टेबल पर मिली, जिस पर उनको ना ही बोलने का मौका दिया गया, ना ही उनको पार्टिसिपेट होने का मौका दिया गया, वो एकमात्र उनके लिए कोरा कागज बन के रह गया था। अगर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और कापियां फाड़ी तो उन दोनों चीजों को लिंक करके कह दिया गया कि यह गवर्नर साहब का अपमान किया गया है, इसलिए इनको निलंबित किया जा रहा है। जबकि अगले दिन ही जब गवर्नर साहब के पास सारे विधायक गए और उन्होंने पूछा कि क्या हमने आपका अपमान किया था, तो इस बात को गवर्नर साहब ने सरे से निकाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो चीज ये मीडिया के थ्रू दिखाना, गवर्नर साहब और क्या कहते, कैसे कहते कि अपमान किया या नहीं किया? खैर ठीक है रंजीता जी, ठीक है, आपने कहा कि ये बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों का दबाव, आप लोगों की जो मांग थी आते आते ये कम से कम देर से ही सही लेकिन उस पर आए हैं और ये स्वीकार किया है, इसलिए ये बधाई के पात्र और आप उपलब्धि आपने हासिल की है, आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपने कहा कि दरअसल जवाब देने की स्थिति में नहीं थे इसलिए हम बाहर चले गए, सबको थोड़े ना निकाला है, बाकी अन्य लोग थे उनको वहां पर निलंबन भी वापस हो गया है, तो वहीं लोग आकर खुलासा कर देते। आप लोगों को और दमखम के साथ इनका खुलासा करना चाहिए था, 2-3 लोग बाहर से और बाकी अन्य अंदर से खुलासा करते तो स्थिति एकदम साफ हो जाती, लेकिन सब बाहर से बैठकर खुलासा कर रहे हैं इसलिए खुलासा हो नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन न्यायिक जांच से खुलासा होगा इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। हाँ, न्यायिक जांच से खुलासा होगा इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। प्रवीण अत्री जब आप बोल रही थी उसी समय कुछ कहना चाह रहे थे, आऊंगा रंजीता जी, आऊंगा, अभी बहुत वक्त है। प्रवीण अत्री आपकी बात से शायद कुछ आपत्ति कर रहे थे या उनको लग रहा था कि आप कुछ जो बोल रही हैं वो ठीक नहीं है। प्रवीण अत्री बताइए। देखिए अतुल, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इंडियन नेशनल लोकदल का नाम लिया। मैं इनकी जानकारी थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा कि न्यायिक जांच की सबसे पहले मांग इंडियन नेशनल लोकदल ने की थी। सबसे पहले महामहिम के पास ज्ञापन लेके इंडियन नेशनल लोकदल गई थी। और जहां तक बात कांग्रेस की है अतुल, कांग्रेस के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करने से कांग्रेस हमेशा बचती रही है। आप चाहे पिछले 10 साल का टेन्योर देख लीजिए, जब भी जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा की बात आती थी सदन में, कांग्रेस ने हमेशा कोशिश ये की है कि इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों को नेम करके बाहर कर दो, क्योंकि चर्चा नहीं करना चाहते थे। और वही इतिहास इन्होंने अब फिर दोहराया और जिस तरह से ये चर्चा से बचने की कोशिश करते हुए बाहर गए। देखिए हमने तो नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला जी ने भी कहा कि इनको वापिस बुलाया जाए, क्योंकि हम चाहते थे बिल्कुल बिल्कुल इस प्रदेश से जुड़े इतने अहम मुद्दों की चर्चा में कांग्रेस को शामिल किया जाए और बाकायदा सदन में इन लोगों को आईना दिखाया जाए कि प्रदेश के अंदर इन लोगों ने क्या किया, किस तरह से प्रदेश को जलाया। लेकिन कांग्रेस अपने हमेशा की सोच की तरह आप जो दोबारा से बहुत अच्छे से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, जो चीज बीजेपी पार्टी ने कही है उसका हर चीज का टुकड़ा कांग्रेस के सिर पर फोड़कर आप हमेशा टीम बी का काम करते हैं, आज भी आप टीम बी का काम कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आपके ही देशवाल की क्या स्टेटमेंट है वो सब लोग सुन चुके हैं। अगर मैंने एनएलडी का नाम लिया है तो प्रदीप देशवाल के नाम से लिया है। लेकिन आप बाकायदा देखिए
कर क्या रहे हैं कि साहब इंडियन नेशनल लोकदल। अरे इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है, सदन में भी हम वही कर रहे हैं, जिससे आप बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपस में आप लोग मत लड़िए। देखिए कौन टीम भी है कौन टीमें है वो तो अलग बात है, लेकिन आपस में ठीक है, छोड़ दीजिए। अत्री साहब, बाकी मेहमानों के पास मैं जाता हूँ। रंजीता जी एक बात मैं जरूर कहूंगा, रंजीता जी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वाकई सरकार ने आपको वो मौका दे दिया जो कि आप शायद चाहते थे कि मतलब आपको लगता था कि शायद ना मिले, लेकिन दे दिया मौका। प्रवीण अत्री ने जो बात कही कि अपने दौर में आप इनको बाहर करते थे और आज खुद आप बाहर बैठ गए जाके, क्योंकि सरकार ने एक कदम उठा दिया, अब रोष में कुछ फाड़ दिया तो उस पर फिर क्यों इतनी नाराजगी? लेकिन में हमने कभी भी ऐसा कड़ा नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे बस ये मेरा ये सवाल है पत्रकार के नाते कि आप लोग बार बार जब ये कहते हैं कि हम खुलासा करने वाले थे अंदर आके, तो खुलासा किया क्यों नहीं? आपके पास प्लेटफॉर्म था, करना चाहिए था, प्रदेश की जनता भी देखती, हम भी देखते, तो वो करना चाहिए था खुलासा। निलंबन हुआ, गलत हुआ, उस पर देखिए खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि निलंबन वापस उन्होंने सिफारिश की थी, अभय चौटाला ने कहा था, लेकिन फिर अलग मसला है, वो छोड़ दीजिए, चर्चा में उसको हम न लाए। राजीव जेटली को मैं चर्चा में ले आता हूं। राजीव जेटली, आप बताइए, न्यायिक जांच की मांग, इनकी उपलब्धि और आप बधाई के पात्र हैं। देखिए अतुल जी, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में अलग से भी चर्चा करना चाहता हूं। जब हमने चर्चा की शुरुआत करी तो हमने बार बार ये बात रखी कि जाट आंदोलन के दौरान जो अग्रेशन आया या उपद्रव आया, उसके बाद न्यायिक जांच की बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें दो आंदोलन थे। एक जाट आंदोलन था जिसे प्योर जाट आंदोलन कहा जा सकता है, जिसने अपनी मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी मीटिंग करी, अपनी मांगों के लिए खाप पंचायत के बड़े बड़े लीडर मिलते रहे, बाकायदा चर्चा करते रहे कि हमारे किस तरीके से रास्ता निकले कि हमें आरक्षण मिल जाए। ठीक है। एक ये आंदोलन था जिस आंदोलन की समाप्ति 15 तारीख को, जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 15 फरवरी को ही हो चुकी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था और आश्वस्त थे कि जो सरकार कार्य कर रही है उससे कहीं ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे उन्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन एक दूसरा आंदोलन आया जिसे कहते हैं पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड आंदोलन, जिसको उपद्रव का नाम दिया गया, जिसे उपद्रव का नाम दिया गया। और जो उपद्रव हुआ, बार बार कुछ राजनीतिक दल, एक सुन लीजिए, आप बहुत देर आपने भाषण दिया, सुन लीजिए अच्छी बात है, सुन लीजिए अब उस आंदोलन में जिस तरीके के लोग पाए गए, लिप्त पाए गए, खैर वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उस आंदोलन की जवाबदेही विधानसभा के अंदर निर्धारित की जानी थी। उस जवाबदेही से बचते हुए एक टाइप में आपने देखा होगा, रोज सुबह नहा धोकर आते थे, जैसे रैंप पर कैट वॉक करते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते थे सदन के बाद और अपने घर पहुंच जाते थे। ये इस तरीके का रवैया कांग्रेस पार्टी ने अपनाया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात रखी, पॉलिटिकल रैंप वॉक, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही कि इनका निलंबन कैंसिल होना चाहिए और इन्हें सदन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बावजूद उसके फिर वो आते थे, फोटो खिंचवाते थे और चले जाते थे। आपने तो मौका दिया ना आने और चले जाने मैं आपको यही बता रहा हूं, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते थे, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर न्यायिक जांच हो, चाहे जांच एसआईटी के थ्रू हो, चाहे जांच किसी और एजेंसी से करवाई जाए, सीबीआई से कराई जाए, इवन किसी आईबी से करवाई जाए, रॉ से करवाई जाए, कहीं से भी करवाइए, इवेंचुअली फंसना तो इन्होंने ही था, क्योंकि इन्हें मालूम था ये आग हमने लगाई है, इस आग को लगाने में हमें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने की पोजीशन में ये लोग नहीं थे। इसीलिए ये सदन के अंदर नहीं घुसते थे, सदन के बाहर से अपनी फोटो खिंचवाते थे, घर चले जाते थे। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब न्यायिक जांच होगी, सुन लीजिए, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। अब न्यायिक जांच जब हो रही है तो न्यायिक जांच में आप ये विश्वास कीजिए, जब इनके नेता पकड़े जाएंगे इसी न्यायिक जांच में, तो ये न्यायिक जांच पर भी उंगली उठानी शुरू करेंगे। आप किसी भी एजेंसी से जांच करवाएंगे तो जो पकड़े जाने वाले नेता होंगे वो केवल कांग्रेसी पाए जाएंगे। ठीक है, ये कांग्रेसियों ने जो ये गुंडागर्दी करी थी, इस पूरी गुंडागर्दी की वजह से पूरे जाट समाज को बदनामी झेलनी पड़ी। ठीक है, अब जितने भी उपद्रव इस प्रदेश के अंदर हुए, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका लिंक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी से मिलेगा। और जो बात आपका दावा है, बिल्कुल ये हमारा दावा नहीं है। सबसे पहले इनके नेता बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा ये उपद्रव मैंने करवाया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे लुत्फ आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये इन्हीं लोगों की बातें निकल कर आई थी, हमारी बातें नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, मैं एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ, एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ, हाँ एक सेकंड और सुन, एक सेकंड, बहुत संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगर आप बाइट देखें आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने बार बार एक बात कही
यही कि उपद्रव को रोका जाए लेकिन गोली ना चलाई जाए। आप सोचिएगा क्यों इस बात को रखा उन्होंने उस बात को इसलिए रखा क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे ही नेता कहीं ना कहीं आग लगाते हुए फिर रहे हैं। चलिए जांच की बात है, अभी से हम दावा नहीं कर सकते, किसी पर भी हम यहाँ पर बात नहीं उठा सकते, ये सब कुछ साफ होगा। ठीक है रंजीता जी, मैं आऊंगा, रंजीता जी आऊंगा मैडम, आऊंगा, अभी वक्त है, बहुत वक्त है। मैं यशवीर कादियान साहब से टिप्पणी लूं उसके पहले मैं चाहूंगा रोहताश हमारे साथ यहाँ पर हैं, जाट नेता रोहताश हुड्डा, जरा उनसे हम सवाल ले लें। रोहताश हुड्डा, ये बार बार कहा जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अब उनको उपलब्धि नजर आती है उसमें कि सरकार ने मान लिया है। आप लोग भी चाहते थे, क्योंकि आप लोग भी बड़े बार बार ये बात कहते थे कि हमने कभी कुछ नहीं किया ऐसा, वो हमारे लोग नहीं थे, हम तो शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे थे, हमारे बीच में आ गए या लाए गए या जो भी कुछ हुआ, आप भी ये चाहते थे न्यायिक जांच, और आपको लगता है कि हाँ ये सरकार का स्टेप सही है और उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा? सरकार के स्टेप का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हमने न्यायिक जांच की डिमांड की थी, लेकिन मेरे इसमें 3 सुझाव हैं। ठीक है, राजीव जेटली जी यहाँ बैठे हैं, नोट भी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान हो। हमारे 3 सुझाव हैं, जो भी न्यायिक जांच हो जी वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो। ठीक है। दूसरी बात, दलित वर्ग का जो ऑफिसर हो उससे ये जांच कराई जाए ताकि निष्पक्षता इसमें बनी रहे। क्योंकि दलित वर्ग का कहां से आ गया, क्यों ऐसा क्यों? बहुत लोग हैं, क्योंकि हमें दूसरे कुछ वर्ग हैं जो सर मुझे सवाल समझ में नहीं, फिर मैं आपसे वो सवाल उठाऊंगा। एक तरफ आप न्यायिक जांच की बात करते हैं कि आप एक न्यायाधीश से उम्मीद ये करते हैं कि वो न्याय देंगे, और फिर आप वहां पर भी दलित जोड़ देते हैं, वहां पर भी आप एक वर्ग जोड़ देते हैं। जो न्यायाधीश होता है वो न्यायाधीश होता है, वहां पर वो दलित होकर बैठता नहीं है, कोई उच्च वर्ग का होकर नहीं बैठता है। ये विचार क्यों आते हैं मन? क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ चीफ जस्टिस आप फिर उन पर भी सवाल खड़े बायस्ड फैसले दिए हैं हम। बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था ने भी कुछ ऐसा किया है जो आंदोलन इतनी बड़ी मुझे तो जहां तक लगता है ये ठीक नहीं है सुझाव। देखो न्यायिक व्यवस्था पे हम पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें बायस्ड हैं, विश्वास करिए, कुछ लोग उसके अंदर भी बायस्ड हैं, और मुख्यमंत्री साहब से भी हम अनुरोध करते हैं। तो इसका मतलब फिर आपके अंदर भी कुछ लोग बायस्ड हो सकते हैं, आपके अंदर भी कुछ उपद्रवी हो सकते हैं, आपके अंदर भी कुछ गलत लोग हो सकते हैं। वो हर जाति में होते हैं, आपके यहाँ भी हो सकता है कि उपद्रवी जो आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का कोई उपद्रवी नहीं, तो हो सकता है उपद्रवी आपके बीच नहीं। हमारे यहाँ भी होते हैं, हम इस बात के लिए मना नहीं कर रहे, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से, हरियाणा सरकार से डिमांड करूंगा, जिन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़ा, जिन्होंने सर छोटूराम जी की प्रतिमाओं को तोड़ा, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को तोड़ा, जिसने जाट धर्मशालाओं के अंदर जाकर आग लगाने की कोशिश की। जब एक समुदाय को या किसी व्यक्ति को संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है, सरकार के खिलाफ भाषणबाजी कर सकता है, आवाज उठा सकता है, अगर वो कानून को तोड़ता है तो सरकार एक्शन ले सकती है, पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन सिविलियन आदमी उस धरने को या आंदोलन को खत्म नहीं कर सकता, ना उस पर लाठीचार्ज कर सकता। ये संविधान के अंदर हमारा मौलिक अधिकार था जो धरना प्रदर्शन हम कर रहे थे। मुझे याद है रोहताश जी, आपके सुझाव तो ठीक है कि कितना मानेंगे और कैसे मानेंगे और जरूर मानेंगे, जांच है, बहुत संक्षेप में बात रखिए। लेकिन ओबीसी ब्रिगेड के जो नेता राजकुमार सैनी जी की ओबीसी ब्रिगेड थी जो शहरों तक सीमित थी, उन्होंने रोहतक के अंदर डीसी को ज्ञापन देने के बहाने से हमारे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई, उसमें 22 लोग घायल हो जाते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। न्यायिक जांच पर आपको भरोसा है ना? बिल्कुल न्यायिक जांच पर भरोसा है, और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिनकी वजह से ये हिंसा फैली। उस पार्टी ने यह भी कहा कि ये गलत है, उस बयान का खंडन भी किया था, उनसे अलग भी किया था, लेकिन अब बाद में देखेंगे कि न्यायिक जांच। और चौटाला जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर भी गौर किया जाए। चौटाला जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी। स्टूडियो में चर्चा के दौरान आपके एक जाट नेता के मुख से यह बात निकल गई थी, न जाने कैसे, हो सकता है कि जल्दबाजी में बोल गए। उनका कहना है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जाट नहीं, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि तमाम अधिकारी भी, क्या आप चाहते हैं हर जगह जाटी जाट हो? आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी जाट हो? सवाल यहां पर यह नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाइए, सवाल यह है कि जो हुआ है आपके साथ गलत हुआ है, पूरे समाज के साथ गलत हुआ है, भाईचारा बिगड़ा है, अब उसमें मिलकर समाधान निकाले। न्यायिक जांच की मांग आपने भी की थी, पार्टियां भी कर रही थी, राजनीति न करके इस पर यह कहें कि हाँ ये अच्छा स्टेप है और इससे सब साफ होगा। राजीव जी मैं आऊंगा, बहुत संक्षेप में हुड्डा साहब ने बड़ी बेहतरीन बात बोली। अगर ये बात 40 सालों से बोली जाती, हुड्डा साहब गौर कीजिएगा मेरी बात की तरफ, इन्होंने न्यायाधीश की एक जात डिसाइड करी कि इस जात के व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। अगर ये बात पे इतना ही गौर करते हैं तो मुझे लगता है 40 साल पहले ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि प्रदेश का मुखिया किसे बनाना है। अगर इतना विश्वास है तो जो इतने लंबे वक्त तक
मुख्यमंत्री बनते आए उन्हें उस बात का भी खंडन करना चाहिए था कि हमें इन पर विश्वास नहीं है, केवल इस जात या इस बिरादरी से मुख्यमंत्री इसीलिए मैंने आएगा, उसका खंडन कर तभी दिया, हम उस पर हम उसका चर्चा नहीं समर्थन करेंगे। रोहतास जी ने जो कहा मैंने उस पर आपत्ति पहले ही कर दी है। ठीक है, यशवीर कादियान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये अभी भी ये मसला जो है, जहां न्यायिक जांच की मांग हो रही थी, बार बार हो रही थी, और अब उस पर अपनी अपनी उपलब्धि लेने की कोशिश है, क्रेडिट पाने की कोशिश है, और ये कहा जा रहा है कि हां इससे साफ हो जाएगा सब कुछ। सरकार ने वाकई आज के दिन में जो स्टेप लिया है, जो कहा है, इससे उम्मीद कर सकते हैं कि हां अब स्थिति सही होगी और सही दिशा का यह कदम है। देखिए, ये अच्छा फैसला है सरकार का, जो न्यायिक जांच करवाने का मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया है कि न्यायिक जांच करवाएंगे। अतुल, मेरा इसमें ये कहना है जी कि 2 दशक के ज्यादा की पत्रकारिता जीवन में मैंने ऐसा देखा है कि जो ये न्यायिक आयोग है ना, ये जांच पे बैठ जाते हैं, इनको उठाना पड़ता है हाथ पकड़ के, इसके साथ उठ जाओ। सरकार का कार्यकाल पूरा होने पे आ जाता है, इनकी जांच रिपोर्ट नहीं आती है। शुरुआत में इनको 3 या 6 महीने का कार्यकाल होता है, और फिर आप देखेंगे कि 4-4 साढ़े 4-4 साल इनकी जांच रिपोर्ट नहीं आती। एक तो मेरा इसमें यह कहना है कि जो भी सज्जन इसकी जांच करे, वो जो समय सीमा है उसमें अपनी रिपोर्ट दे दे। प्रकाश सिंह कमेटी की तरह ही, जैसे उसके लिए जो है टाइम बाउंड किया गया था, समय से ये पता लग जाए कि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं। नहीं अतुल, टाइम बाउंड तो किया जाता है, लेकिन बाद में फिर उनको लगातार एक्सटेंशन दे दी जाती है। अगर आप अतीत में देखोगे, समय सीमा तय होती है 3 या 6 महीने, बिल्कुल लगातार उनको एक्सटेंशन मिलती रहती है। एक तो मेरा ये कहना है जी। दूसरा अतुल, मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह से विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग काफी वहां पे एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे, काफी ज्ञान और प्रवचन का दौर वहां पे चल रहा था। बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि जी ये कई महीने से तैयारी चल रही थी और बड़ी एक साजिश हो रही थी, बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं एक दलगत राजनीति की एक बू आ रही है। वो इसलिए आ रही है, ठीक है, कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने कहीं भी चर्चा में ये नहीं कहा कि जो भाजपा के लोग जिन्होंने दंगा भड़काने में जिनकी अहम भूमिका रही है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या उनके खिलाफ देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? इसी तरह जो मुझे ये लगता है कि भाजपा को ये कह देना चाहिए कि जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये सिर्फ जबानी नहीं, इंसाफ होता हुआ, इंसाफ हो रहा है ऐसा नहीं, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। और आज अतुल, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जब कैप्टन अभिमन्यु जी अतुल, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जब आज कैप्टन अभिमन्यु जब बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पालिका को लूटा है कहारों ने, नावों को डुबोया है मल्हारों ने, पतझड़ की क्या बात करते हो, बाग को उजाड़ा है बहारों ने। तो कहीं न कहीं मुझे यह लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में ऐसे लोग रहे, ऐसे जरूर रहे जिन्होंने बाग को उजाड़ने में बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की है। डिबेट के बाद चलिए, बहुत अच्छी बात जिस शेर का जिक्र कर रहे हैं यहां पर, उससे साफ होता है कि दरअसल बाग को उजाड़ने में दोनों ही पक्ष हैं और उसके ही माली हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहां पर इस बात की ज्यादा जरूरत थी कहने की सरकार की तरफ से, उनके तमाम सदस्यों की तरफ से, कि जो कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होने दीजिए, तब और ज्यादा स्पष्ट होता और ज्यादा लोगों को भरोसा मिलता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रंजीता जी, मैं आपके पास ही आऊंगा ब्रेक के जस्ट बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो फिर से सवाल उठाएंगे कि न्यायिक जांच, फिर न्यायिक जांच पर अगर कार्रवाई आगे होगी किसी भी पक्ष का तो उस पर सवाल तो नहीं उठेंगे, और उसके साथ साथ इनपुट जिस पर सवाल खुद बीजेपी विधायक ने उठाया है, उनका कहना है कि दरअसल 3 महीने पहले से साजिश थी, तो आखिर फेल्योर किसकी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए, ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रंजीता जी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना भी चाहती थी। रंजीता जी, आप अपनी बात भी रखिए, और सवाल एक और भी था। एक सवाल का यहां पर जो सवाल उठाया है यशवीर कादियान साहब ने, ये भी होना चाहिए, आप लोगों ने मांग की है, उपलब्धि इसको मानते हैं, इनको बधाई देते हैं, तो ये भी कहिए कि टाइम बाउंड तो हमेशा होता रहा है, इस बार बाउंड ही कर दीजिए कि हाँ इसी तिथि में
ये जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए, तब ये न्यायिक जांच भी बिल्कुल दुरुस्त होगी। और दूसरा सवाल यहां पर उठाया राजीव जेटली ने, उनका कहना है कि अगर जब रिपोर्ट आएगी या फिर अगर कार्रवाई होगी, आपका भी कोई आता है या कहीं से कोई आता है, तब आप इसका विरोध भी नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अतुल, सबसे पहले तो जशबीर कादियान जी ने जो कहा है वो बहुत ही सराहनीय योग्य है। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि इसमें जो बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। चाहे वो हवा सिंह सांगवान है, चाहे वो राजकुमार सैनी है, चाहे रोशन लाल आर्य हैं, जिनको पिछले 1.5 साल से इन्होंने खुला छोड़ रखा था दंगों को भड़काने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए, यशपाल मलिक भी पहुंचे। और जहां तक जेटली जी की बात है, हम खुद न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए हम न्यायिक जांच की खुद मांग कर रहे हैं। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बार बार प्रोफेसर वीरेंद्र का नाम लेके कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन को भड़काया। उसमें भी सेशन जज की रिपोर्ट आ चुकी है एसके गुप्ता जी की। उन्होंने इस बात को माना है कि जो ये ऑडियो है ये दंगों से बहुत पहले की ऑडियो है। उन्होंने डेट भी बताई है। और अगर ये दंगों के बाद की ऑडियो होती है, दंगों के दौरान की ऑडियो होती जो कि 21 फरवरी को हुए हैं, तो जरूर प्रोफेसर वीरेंद्र जो है वो दोषी करार मान जाते। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तुम अपने यहाँ पे कीड़ी भी नहीं रोक रहे। क्योंकि उन्होंने ये बात इस बारे में कही थी कि हमारे यहाँ पे तो हम आजादों को फेवर कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, पर आप लोग फेवर नहीं कर रहे। आप लोग सिर्फ ठीक है, उनका मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा। अभी हम कैसे इस पर क्या कह सकते हैं, छोड़ दीजिए उनको। आधा गिलास खाली है बिल्कुल। और हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे अगर उनके ऊपर न्यायिक जांच हो रही है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी उसमें अगर वो दोषी करार पाए जाते हैं तो बिल्कुल उनको सजा मिले। पर अगर मैं दूसरी तरफ सवाल उठाऊं कि राजकुमार सैनी, जिन्होंने 1.5 साल से एक के बाद एक गंदा बयान दिया, उनको इनाम के रूप में इन्होंने आज वाई सिक्योरिटी दे रखी है। क्या वो वाई सिक्योरिटी हकदार है? क्या इन्होंने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला करवाया? ये सिर्फ इसलिए होता है कि अंधा बांटे सिरनी मुड़मुड़ अपने को दे। जो अपने लोग हैं वो इनको सही नजर आते हैं। और एक सिर्फ प्रोफेसर वीरेंद्र को पकड़कर अगर ये सारा दोष कांग्रेस के सिर मरना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इनके खुद के डीसी की ऑडियो लीक हुई है जो ये कहते हुए पाए गए हैं, जब कैप्टन अभिमन्यु के यहाँ से फोन गया कि भाई हमारा घर जल रहा है, इसको बचाओ, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों को गोलियां मरवा दूं क्या? और इनके खुद के एसपी रोहतक की ये बयान आया है कि मैंने सबको ये कह दिया है कि अपने अपने पुलिस स्टेशन को ताले मारो और अपने घरों को जाओ। तो ये बताइए कि हर चीज में कांग्रेस के सिर्फ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। यशवीर सर ने ये सवाल उठाया है और बार बार हम कह रहे हैं ये बात अगर भाजपा के लोग, सरकार के लोग, इनके सदस्य कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई, तो ये ज्यादा और स्पष्ट होता। चाहे वो कोई अधिकारी हो, जिस तरीके से वीडियो की और या फिर ऑडियो की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग्स अब लगातार धीरे धीरे करके आ रही हैं, उन तमाम चीजों का यहां पर जिक्र होना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस के लोगों पर ही आरोप नहीं, जिसके खिलाफ आरोप है जांच हो रही है, लेकिन और भी कौन कौन इसके पीछे भूमिका में था उसकी भी जांच स्पष्ट होगी, ये बात कहनी चाहिए थी। प्रवीण अत्री, मैं चाहूंगा आपसे, अब दूसरा सवाल भी हमारा है कि न्यायिक जांच में, और उस पर भी देखिए जैसे बोले रंजीता जी बोले। इनका किस्सा खत्म नहीं होगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ। जो जब 1984 में दंगे हुए थे और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो सारा जो कांग्रेस की सड़ मरा गया था कि कांग्रेस सत्ता में है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। इसलिए कांग्रेस के ऊपर बड़ा नहीं किया था, कांग्रेस ने करवाए थे। आपको पता ही नहीं है जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? लोगों को सुरक्षा जलाने का काम प्रदेश में नहीं, देश में केवल एक ही पार्टी ने किया था, कांग्रेस ने। अब ये देखिए, सुनिए मेरी बात साहब, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी पूरा लेक्चर सुन लिया। दूसरा, जो आपके नेता जेल पहुंचे हैं, अगर जब आपको उस बात से भी आपत्ति है, तो आप क्या न्यायिक जांच के ऊपर भरोसा करें? नहीं, ठीक है रंजीता जी, ठीक है। देखिए, आप 83-84 के दंगे की बात मत करें, ये होता रहा है। उस समय आप लोगों के ऊपर बढ़ा गया था। गुजरात की बात करें तो मोदी जी पर मढ़ा गया था। आज आप कहेंगे कि इन पर मढ़ा जाए। आप पर क्यों मढ़ा जा रहा है, ये आपकी आपत्ति सही है कि आप ही पर क्यों मढ़ा जा रहा है। आप तो सरकार में भी नहीं है, लेकिन जो भी हो उसके बारे में जांच स्पष्ट हो, यह बात आपकी सही है कि जो भी हो, कोई भी हो सकता है, कहीं से भी उपद्रव और कहीं से भी कोई राजनीतिक दल का हो सकता है। इनसो का भी नाम यहां पर आ रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। प्रवीण अत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा न्यायिक जांच। अब न्यायिक जांच पर भी देखिए सवाल उठ रहे हैं। रोहताश हुड्डा का अपना कुछ कहना है। यशबीर कादियान ने कहा कि पहले भी तमाम आयोग आए, तमाम आयोग गठित हुए, न्यायिक जांच हुई, लेकिन वो एक्सटेंशन बढ़ता चला जाता है और फिर खींच कर हटाना पड़ता है कि भाई बहुत हो गया, अब कब तक जांच आती रहेगी, सरकारें भी चली गई, बदलती
चली गई। न्यायिक जांच में अगला स्टेप क्या? क्योंकि अभय चौटाला ने कहा कि हमने बात कही थी और उसे स्वीकार किया है, तो सरकार को उन्होंने बधाई दी। इसमें क्या और होना चाहिए इस पूरे प्रकरण में? तो सरकार की ईमानदारी झलकेगी। और दूसरा कि इनपुट को लेकर जो साजिश रची जा रही थी उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं खुद बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के विधायक ने। देखिए अतुल, पहली बात तो ये है कि यशवीर जी ने जो बात कही कि अवधि जो है वो फिक्स होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि कोई भी अगर आयोग बनता है, न्यायिक आयोग बनता है, तो उसका एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए, कितने टेन्योर में वो अपनी जांच पूरी करके सरकार को दे देंगे। ठीक है। और उसमें एक्सटेंशन का प्रोविजन ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार एक्सटेंशन की वजह से पीरियड लंबा होता चला जाता है। लेकिन एक चीज और है अतुल, अभी रंजीता जी ने एक बात की, इन्होंने वैसे तो खैर वो डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने सन 84 के दंगों के बारे में कहा कि सरकार की जिम्मेवारी होती है निश्चित रूप से, क्योंकि जो सरकार सत्ता में है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी उनकी बनती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, लोगों की जान माल की रक्षा करने की, ये उनकी जिम्मेवारी है। तो लेकिन रंजीता जी की बात से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, सत्ता में है, निश्चित रूप से जिम्मेदार है, और इन्हीं के अपने विधायकों ने बार बार ये बात मानी है कि सरकार से चूक हुई है, सरकार न्याय व्यवस्था बनाए नहीं रख सकी। ठीक है। तो क्या कांग्रेस भी सन 84 के दंगों की जिम्मेदार थी? तो रंजीता जी क्या यहां एक्सेप्ट करेंगी कि वो हमारी जिम्मेदारी थी? क्या यहां पे आके बोलेंगी आप कि हमारी वजह से हुए? बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे से चाहते हो तो आपको वो आचरण खुद भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी रंजीता जी कुछ बातें बोल रही थी, मैं तो थोड़ी देर के लिए अतुल कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि शायद इंडियन नेशनल लोकदल की प्रवक्ता रंजीता जी हैं, क्योंकि रंजीता जी ने जो बात राजकुमार सैनी जी के बारे में बोली, जो रोशनलाल आर्या जी के बारे में बोली, सभी बातें आज लीडर ऑपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला सदन में बोल रहे थे और सरकार को कह रहे थे कि जिन लोगों ने दंगा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई, जो लोग 1.25 साल से लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे प्रदेश का सौहार्द बिगड़ा, कि आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप उनके ऊपर कार्रवाई आपने अब तक क्यों नहीं की? राजकुमार सैनी के ऊपर आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और मुझे खुशी हुई कि रंजीता जी ने वही बातें यहां पे दोहराई, तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का कर दिया इन्होंने। आपकी कुर्सी खतरे में हो जाएगी अगर ऐसा है तो। यहाँ पे मैं आज सदन में मैं भी सुनने गया था, मौजूद था वहां पे। मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है, मैं इतना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में बोलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी कुर्सी की कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस बात को माना, चाहे वो मुलाना की विधायिका है, चाहे वो दूसरे विधायक है, उन्होंने आज सदन में ये बात मानी कि सरकार से चूक हुई है। किसी ने कहा सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नहीं बनाए रख सकी है, और ये सारी प्रदेश की जनता ने देखा। और ये अकेला जो पॉलिटिकल लोग है उन्होंने नहीं, सरकार के अधिकारियों ने भी, डीजीपी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ये बात मान ली थी कि साहब जो उन्होंने बोला था कि हमारे आंसू गैस के गोले खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाकामी को स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता के सामने रख दिया था। अगर कोई सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बनाए रख सकती है, अगर कोई सरकार प्रदेश के लोगों के जान माल की रक्षा नहीं कर सकती है, अतुल क्या उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोग उम्मीद करते हैं सरकार के साथ। और जिस तरह से लोगों ने, चाहे वो राजकुमार सैनी है, चाहे वो रोशनलाल आर्या है, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, जिस तरह के बयान की वजह से प्रदेश के अंदर ये इस तरह का आंदोलन हुआ, देखिए जिस तरह की आगजनी की घटना आई, जान माल से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, लोगों को माली नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों की जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि सवाल यहाँ पर विपक्ष नहीं बल्कि अपने लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, और ये फेल्योर साफ तौर पर दिखाई देता है। इनपुट्स अगर नहीं मिले और 3 महीने पहले से साजिश रची जा रही थी, तो सवाल इस बात का है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। राजू जेटली मैं आपके पास आऊंगा, रंजीता जी आपके पास आऊंगा। यशवीर कादियान साहब से एक छोटी टिप्पणी मैं यहां पर लेता हूं। एक बात बस, मैं यशवीर कादियान साहब से एक सवाल ले लूं। यशवीर कादियान साहब, ये वाकई बहुत अहम है। कोई विपक्षी खेमा अगर उठाता, कोई बात रखता, कोई और सवाल उठाता, तो समझ में आता कि अलग बात है। अपने लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले से साजिश, अब इनको कैसे पता चला कि 3 महीने पहले से साजिश? और अगर ऐसा है तो ये तो वाकई बहुत बड़ा फेल्योर है। अतुल, ये तो देखिए, जब हरियाणा के जो सीनियर आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं और जो गृह सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, तो सरकार की लाचारी और बेबसी का तो सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन इसलिए भी हुआ क्योंकि भाजपा के विधायकों ने ही खुद माना कि हम दंगा रोकने में विफल रहे, नाकाम रहे। मेरा तो इसमें यह कहना है, अगर मान लीजिए कि विपक्ष के लोगों की साजिश भी इसमें थी, मान लीजिए उन्होंने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई,
तो ये तो सरकार का दायित्व था कि उनकी साजिश और षड्यंत्र को वो नाकाम करें। ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ सरकार तो लाचार होगी, हाँ। और जब भी उनका दाव लगेगा वो इस तरह की घटनाएं फिर से करेंगे और बिल्कुल। सरकार फिर कह देगी ये तो विपक्ष का काम है। तो विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है और सरकार लाचार है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को जरूर इफेक्टिव तरीके से अपना रोल निभाना चाहिए। दूसरा अतुल, मैं एक बात और जरूरी बात ये कहना चाहूंगा जी कि दंगा भड़काने में चाहे कोई भी लोग थे, किसी भी दल से थे, किसी भी समाज से थे, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो टारगेट है, इन लोगों का जो असली ध्येय है, वो एक अपराधी वाला बर्ताव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मसीहा से बने फिर रहे हैं, ये नहीं है वो जो ये दिख रहे हैं। क्योंकि जो आदमी आग लगवाए, दंगा करवाए, लोगों को मरवाए, वो समाज का मसीहा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको इसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये समाज को भी सोचना होगा कि ऐसे लोगों को मसीहा अपना न बनाए, बाकी जो जिनको सोचना है वो सोचे। राजीव जेटली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाकई बड़ा फेल्योर है और अपने लोगों ने सवाल उठा दिया, 3 महीने पहले से साजिश कहां थे, क्यों नहीं ये इनपुट नहीं मिल पाया? धनखड़ साहब ने कहा कि यहां देरी हुई, सारवान कह रही हैं कि दरअसल 3 महीने पहले से साजिश, ये बहुत बड़ा फेल्योर है। देखिए अतुल जी, जब पॉलिटिकल रिएक्शन आ रही थी तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था अपनी बात रखने का, क्योंकि लेक्चर सुनने को मिल रहे थे बहुत लंबे लंबे। मैं एक छोटा सा प्रश्न, जब मैंने इस चर्चा की शुरुआत करी थी तो यही बात करी थी कि जाट आंदोलन और उपद्रव को अलग कर दीजिए। अभी इस चर्चा के अंदर ही 2 राजनीतिक दलों ने यह क्लेम कर लिया है कि जो उपद्रव था वो हमारा था, जाट आंदोलन किसका था ये उन्हें नहीं पता। क्योंकि मैं आपको अतुल ये पूरी बात बता रहा हूं, इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में बात रखी थी। इन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी जी ने कहा कि हमारा ओबीसी का हक किसी को ना दिया जाए, इन वजहों से दंगा फैला। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो उपद्रव फैला ये उसको डिफेंड करना चाहते हैं। जो जाट आंदोलन 15 फरवरी को खत्म हो चुका था, ये उसके पक्षधर है। इसका मतलब साफ साफ है, जाट आंदोलन से इन दोनों राजनीतिक दलों को कुछ नहीं लेना देना। जो उपद्रव है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब उपद्रव की बात आ जाती है कि उपद्रव का नेतृत्व किस किस राजनीतिक दल ने किया। एक राजनीतिक दल के नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और दूसरे राजनीतिक दल के नेता ने अपने ही संगठन के खिलाफ यह बात रखी है कि हो सकता है कि इसमें हमारी पार्टी के लोग भी सम्मिलित हो। किसने? आपने खुद देखा सदन के अंदर ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने ये बात रखी, चाहे वो हमारे ही संगठन से क्यों ना आते हो, आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। मतलब प्रश्न चिन्ह तो दोनों राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर ही लगाया कि हम दोनों ने मिलकर उपद्रव का नेतृत्व किया है, हम जाट आंदोलन के फेवर में नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी मंच पर बैठ के हम ये पूछना चाहता हूं कि जो भी बात आई, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक दल इस बात से हट नहीं पाएंगे, जाट समाज को क्या आज तक आरक्षण मिला? हाँ या ना? नहीं मिला। हुड्डा साहब हमारे साथ में बैठे हैं। जाट आंदोलन को आरक्षण क्यों नहीं मिला, इसके ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बात रखी है कि पहली बार अगर जाट समाज को आरक्षण मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जिसे चुनौती ना दी जा सके, जो कोर्ट से और अगर आप पूर्व में जाकर देखेंगे, जाट समाज के लीडरों से मेरी बात होती है, वो यही बताते हैं कि हमारे जब जब जाट लीडर प्रदेश में रहे तब तक हमारा हक मारा गया। ठीक है, ये बात बहुत गहराई से चलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, वक्त हमारे पास कम है तो छोटी छोटी प्रतिक्रिया दें। एक बहुत छोटी सी बात और बता दीजिए जेटली साहब, जो आपने 3 इंपॉर्टेंट बात कही उसका जवाब ये लोग देंगे। चौथा मेरा सवाल जो था पहला वाला है, उस इंपॉर्टेंट बात को क्या फेल्योर है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। सर्वदलीय बैठक हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों के लोग 3 महीने पहले से साजिश रची जा रही थी, आपकी नेता ने यही बता रहा हूं। सर्वदलीय बैठक हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों के नेता माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे। हमें यह नहीं मालूम था कि ये राजनीतिक नेता कहीं ना कहीं पीछे बैठकर फेल्योर है ना, जलाने, फेल्योर है ना, को जलाने, फेल्योर है ना, फेल्योर है। एक सेकंड अतुल जी, हमें नहीं पता था ये राजनीतिक दल के ठीक है, आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, इसलिए उनको ये बात हमें नहीं पता थी कि यही कांग्रेस और दूसरे दल कलयुग में प्रदेश को जीते हैं, जलाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं, कलयुग में जीते हैं और राजनीतिक दल से हैं,
आप सत्ता चलाते हैं, सत्ता चलाने वाले सदियों से ऐसे ही लोगों का शिकार बनते रहे। ये नहीं मालूम था, मैं ठीक इस बात है, को एडमिट करता तो हूं। आप कहिए फेल्योर है, फेल्योर है, ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड अतुल जी, बहुत संक्षेप में सर, वक्त नहीं है। करता हूं, हमें नहीं मालूम था कि बहुत ये संक्षेप में। राजनीतिक दल प्रदेश को जलाने वाले, ठीक जो है, हमें बाद में पता। ठीक है, लेकिन ये आपका फेल्योर है, ये उनकी उपलब्धि हो सकती है अगर उन्होंने ऐसा किया। अगर मैं नहीं उनको कह रहा, जलाने में उपलब्धि नजर आती है तो ये उनकी उपलब्धि तो आपकी एक कमी है, क्योंकि आप सरकार हैं, आपके पास सारी सूचनाएं होनी चाहिए थी। ठीक है, रोहताश हुड्डा कुछ कहना चाहते हैं? रोहताश, बहुत संक्षेप में। मैं राजीव जेटली जी से पूछना चाहता हूं, अगर एक साल से राजकुमार सैनी की ओबीसी ब्रिगेड लगातार काम कर रही थी और लगातार धमकियां दे रही थी, जाट समाज को गालियां दे रही थी, तो उसमें सरकार कहां थी? अगर सरकार अपने ही नेताओं को, ओबीसी ब्रिगेड बनाने वालों को, रोशन लाल आर्य जैसे लोगों को, अनिल विज जैसे लोगों को रोक पाती, राजकुमार सैनी जैसे लोगों पर लगाम लगाती, तो इस तरह का ये उपद्रव ना होता। और मैं ये कहता हूं, जाट आंदोलनकारियों के लिए उपद्रव शब्द का इस्तेमाल नहीं है। जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं। हमें इस बात की बड़ी खुश होगी जिन्होंने हरियाणा को जलाया है, ठीक है, आगजनी की है, शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़ा है। ठीक है, प्रवीण अत्री, फाइनल कमेंट दें प्रवीण अत्री, आपकी क्या वाकई यहां पर ये फेल्योर है और उसको सब मान रहे हैं? पहली बात देखिए तो जी देखिए, निश्चित रूप से फेल्योर है। इनके अपने सरकार के जो बीच में नुमाइंदे हैं वो मान रहे हैं अतुल। और दूसरी बात जो है, अभी जिस तरह राजीव जेटली ने राजकुमार सैनी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी जो है वो तो कहते हैं कि मैं राजकुमार सैनी जी के सभी बयान वापस लिए जाएं। अब मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं, राजीव जेटली सही कह रहे हैं, तो ये आपस में निर्णय करेंगे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बार बार ये जिक्र करते हैं, इन्होंने अभी भी जिक्र किया अभय सिंह जी के बात का, जो उन्होंने सदन में कही थी। देखिए, ओपी धनखड़ साहब ने जब सदन में हमारी पार्टी के एक यूथ नेता का नाम लिया, तब अभय सिंह जी ने यह बात बोली कि वो धरने पे बैठा था, अगर उसने कोई ऐसा बयान दिया या उसने दंगा फैलाने में कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई तो आप कार्रवाई कीजिए, ये उन्होंने वर्ड टू वर्ड बात की थी। लेकिन जिस तरह से राजीव जेटली बात को घुमा के अपने मुख्यमंत्री जी की कही बात के विपरीत राजकुमार सैनी जी की तरफदारी कर रहे हैं, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और शायद यही कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इतनी बात कही थी कि अगर राजकुमार सैनी जी ने कोई बात गलत कही है तो उसके बाद के लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन ये दोनों राजनीतिक दल यहाँ बैठे केवल इतनी बात बता दें, क्या ओबीसी बार 8 मिनट मुख्यमंत्री राजकुमार सैनी को फोन मिलाते रहे और उन्होंने राजकुमार सैनी को कहा कि अपने बयान वापस लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी स्टैंड पे कायम है को प्रेस में आगे बोलना पड़ा कि वो उनके बयान वापस माने जाए। हक दिया आप जाएगा, सोचिए इनका चरित्र क्या है। समाज का हक नहीं दिया जाएगा। हालात करने के बावजूद किस तरह से दोगली बात कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी ने एक ही बात कही, ये बात कही कि आप किसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन ओबीसी समाज का हक ना। ठीक है, आप लोग उनका हक देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। ये बात आप मुख्यमंत्री जी को समझाते हैं जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान वापस समझने की बात कही। हाँ, ठीक है सर। रंजीता जी बताइए, यहां फेल्योर की बात भी हो रही है, क्या इस फेल्योर को ये माने कि वो चाहे जिस भी दल के लोग हों, राजनीतिक से जुड़े हुए या फिर उपद्रव कराने वाले, उनका अनुभव ज्यादा निकला सरकार और सरकार के इन तमाम नुमाइंदों के अनुभव से, या कांग्रेस का अनुभव ज्यादा? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। बिल्कुल अतुल, जो सरकार है वो बिल्कुल अनुभवहीन रही है। जेटली साहब, फिर आप बीच में बोलने की बीमारी आपको है, प्लीज चुप रहिए और सुनिए। देखिए, जो आंदोलन हुआ, एक उपद्रवी पहले दिन कर सकता है, वही उपद्रवी दूसरे दिन भी कर रहा है, वही उपद्रवी तीसरे दिन भी कर रहा है। 4 दिन तक इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री मूक दर्शक बनकर देखते रहे और पूरा हरियाणा जलता रहा। उपद्रवी भागे हुए थे प्रदेश से, उपद्रवी भागे हुए थे, हम उसको पकड़ रहे थे, पहले पानी की बौछार की जाती है, फिर गोले छोड़े जाते हैं, फिर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद गोलीबारी की जाती है, जबकि इनके यहाँ पर सीधा गोलीबारी करके लोगों को मारा गया। उसके बाद आंदोलन भटका और इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसके ऊपर की जनता विश्वास कर सके। इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। आपका चेहरा तो विनाशकारी नजर आया पूरे प्रदेश को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जिस तरीके वाकई इनके दिक्कत है, विनाशकारी चेहरा इस प्रदेश को आपने 10 साल देकर रखा, उसकी हकीकत तो सामने आ चुकी है। ठीक है सर, ठीक है, हकीकत सामने आ चुकी है। आपने जो प्रदेश में आग लगाई, थोड़ा सा शांत हो जाए, मेरी भी सुन लें। आपको प्रदेश में सत्ता में रहते भी जूते खाने पड़ते, अगर वो
पीछे नहीं हटेगी। अरे जेटली साहब, हमारे पास नहीं है, सुन लीजिए जेटली साहब, चारों तरफ से विफल जेटली साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जेटली साहब देखिए, रंजीता जी ने एक बहुत अहम बात कही है, ये कहा है कि आपके यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। ये वाकई है कि आपके यहाँ कोई चेहरा नहीं है। चेहरा कहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को, ठीक है ठीक है, वो अपनी बात उन्होंने कही है, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रही है कि आपके यहाँ कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भी देखिए ना कैसी स्थिति, इतने चेहरे हैं कि तय ही नहीं हो पाता है कि कौन प्रमुख चेहरा है। ठीक है, प्रदेश की बात कर रहा था। मैं चाहूंगा अश्विर कादियान साहब बहुत छोटी सी टिप्पणी यहां पर करें। वित्त मंत्री को मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि मेरे घर पे 10-10 लोग परिवार के अंदर थे और 3-3 बार अटैक हुआ। इसको मैं जोड़ के इसलिए पूछ रहा हूं कि आखिर कैसे और क्यों ना यह सवाल उठे कि 3-3 बार वित्त मंत्री के घर पर अटैक, और फिर खुद उन्हीं के पार्टी के विधायक कहती हैं कि 3 महीने पहले से साजिश। यह वाकई बहुत बड़ी चूक है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे जो हो, अपने लोग हो, बाहर के लोग हो, किसी और दल के लोग हो, सबको एक कटघरे में लाना पड़ेगा अगर उन्होंने गलत किया है तो। बहुत छोटा कमेंट सर। अतुल जी, मेरा ये कहना है कि जिस किसी ने भी गलत किया है उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए और उसको खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि जिन लोगों की दंगा भड़काने में भूमिका रही है, ऐसा हो सकता है कि वो फिर ये कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। ऐसी साजिश और षड्यंत्र वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो सरकार का काम है कि अभी से अलर्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद हम फिर से ये प्रवचन सुन रहे हो कि 3 महीने से साजिश रची जा रही थी, सरकार फेल होगी, भाजपा के विधायक ये गीत ना गाएं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि अभी से सरकार अलर्ट मोड में आ अभी से नहीं, हमेशा के लिए सतर्क रहें। जब तक सरकार में तब तक सतर्क रहें, क्योंकि कुछ होगा तो जवाबदेही नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। बहुत संक्षेप में रोहतास हुड्डा अपनी बात रखेंगे। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 3 डिमांड रखता हूं। एक तो रणधीर कापड़ीवास सदन में ये बात बोले कि साहब सरकार फेल हुई और जब 35 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए तब आंदोलन वापस हुआ। ये इनके विधायक के शब्द थे। एक मिनट सोचिए, लोगों का चेहरा क्या है। हमारी बात ठीक है। हम सरकार से 3 डिमांड करते हैं। एक तो जो लोग दंगा भड़काने के दोषी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का रूप बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जाट समाज को न्याय मिले, और जो टाइमलाइन, वो लोग भी न्याय के हकदार हैं जिनका जला है, उनका भी जोड़कर बोलिए। बिल्कुल। और हमारे पास ऐसी खबरें और वीडियो हैं कि रोहतक के अंदर भी और शहरों के अंदर भी दुकानों का माल निकाल लिया गया, गोदामों में भर दिया गया। और मेरी गुजारिश है कि ऐसे वीडियो और ऐसे सबूत तुरंत सरकार तक, पुलिस तक पहुंचाएं, उसको पहुंचाएं, उसको घर पे न रखें, उसको घर पे न रखें, पहुंचाएं। हुड्डा साहब से हम अपील करते हैं, जाट समाज के सभी लीडर से अपील करते हैं, हमारे साथ आए, उपद्रवी जो भी हो उसको जात बिरादरी के नाम पर ना बांटे। और मैं ये भी कहूंगा, किसी भी जात बिरादरी ऐसे वीडियो हमने पुलिस को सौंपे भी हैं और पुलिस ने ऐसे लोगों उसको सौंपना ही है और पकड़वाना ही है। और दूसरी बात रोहतास हुड्डा जी, कि आपके भी जो नेता हैं जो कि आंदोलन करने तो आ गए थे, नेतृत्व करने, और बाद में कहे हमारे हाथ से निकल गया आंदोलन, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब नेतृत्व नहीं कर सकते तो फिर कैसे नेता। आइए तो जिम्मेदारी से बैठिए साहब, फिर ट्रेन की पटरी पर बैठ के और फिर वहां से गायब हो गए, कह दिए हमारे लोग नहीं है। तो ये भी तय आपको करना होगा, सरकार को भी तय करना होगा, सचेत हमेशा के लिए रहना होगा। और बाकी जो उपद्रव हुआ, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसकी जांच न्यायिक तरीके से हो, इसकी मांग हो रही थी, वो स्वीकार कर ली गई। इसके लिए बधाई की पात्र सरकार है, सभी दल कह रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह आयोग ऐसा ही ना हो कि चलता ही चला जाए, रिपोर्ट आती ही चली जाए, सरकार हो सकता है किसी और पार्टी की फिर आ जाए और रिपोर्ट ना आए। यह सब कुछ टाइम बाउंड हो और जल्द से जल्द हो, और जो भी दोषी शीघ्र उस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।